बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस न्यूमेरिकल मेथड को हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है उसका नाम है सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड के साथ साथ एक और न्यूमेरिकल मेथड है म्यूलर्स मेथड, उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम सीकेंड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। सीकेंड मेथड बेसिकली न्यूटन-रैप्सन मेथड की मॉडिफाइड फॉर्म है। सीकेंड मेथड के अंदर हमें इनिशियली दो गेस चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म f of x = 0। ओके, न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर हमने देखा था कि हम एक इनिशियल गेस चूज करते थे और उसको यूज करके विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट लाइन हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन था वो फाइंड करते थे। न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर जो इनिशियल गेस हम चूज करते थे वो बहुत एहतियात के साथ चूज करना पड़ता था, क्योंकि अगर हमारा इनिशियल गैस सही नहीं होता था तो हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत करीब होता है उसकी तरफ कन्वर्ज नहीं करते थे, क्योंकि इनिशियल गैस अगर गलत हो गया तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो गलत हो गया। तो इस वजह से फॉर कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड हमें इनिशियल गैस बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ता था। लेकिन सीकेंड मेथड के अंदर जब हम सीकेंड मेथड के लिए इनिशियल गैस को यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हमें दो इनिशियल गैस चाहिए होंगे। उन दोनों इनिशियल गैस को x की दो वैल्यूज को जब हम विद द हेल्प ऑफ सीकेंड लाइन ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर टच करेगी वो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा। ये वो सारी बातें हैं जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस करनी है। थोड़ा सा ओवरव्यू में देना चाह रहा था जो कि मैंने आपको दे दी है। अब जरा इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो फार्मूला है उस फार्मूले में अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग करें तो हमें सीकेंड मेथड का जो फार्मूला है वो हमें मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले तो मैं ज़रा आपको न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो फार्मूला था वो ज़रा लिख के बता देता हूँ, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आपको पता है कि xn+1 दिस इज इक्वल टू xn माइनस f of xn डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xn। तो ये था बेसिकली फार्मूला न्यूटन-रैप्सन मेथड का, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और इसको यूज करके हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। ओके, अगर इस डेरिवेटिव वाली टर्म को अगर हम रिप्लेस कर दें एक रेशो के साथ, और वो कौन सी रेशो है, वो रेशो ये वाली है हमारे पास। इस रेशो के साथ अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास सीकेंड मेथड का ये nth टर्म के लिए फार्मूला बन जाएगा, n+1 टर्म के लिए ये फार्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये जो न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है डिनोमिनेटर के अंदर, इसको आप इस रेशो के साथ रिप्लेस करें f of xn माइनस f of xn-1 डिवाइडेड बाय xn माइनस xn-1। तो जब न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर डेरिवेटिव वाली टर्म को इस सारी रेशो के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये है सीकेंड मेथड का फार्मूला, और इस फार्मूला को यूज करके इस फार्मूला के अंदर हमें एक तो दो इनिशियल गैस चाहिए होंगे, और अगर वो दो इनिशियल गैस हमारे प्रॉब्लम में हमारी एग्जांपल में गिवन होंगे तो उनको यूज करके हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ों का आइडिया हो गया है। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझाना चाहता हूँ। मेरे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक बुक है जिससे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हेल्प ली है। ज़रा उस बुक को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, इस बुक को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और इसमें यहाँ पे सीकेंड मेथड आपको नज़र आ रहा है। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं और ग्राफिकल जो इसकी विजुअलाइजेशन है सीकेंड मेथड की उसको ज़रा यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द सीकेंड मेथड इज अ स्कीम फॉर फाइंडिंग अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x = 0। The method uses 2 points in the neighborhood of the solution to determine a new estimate for the solution। तो यहाँ पर उसने बता दिया है कि f of x = 0 फॉर्म में जो इक्वेशंस लिखी होती हैं
उसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसे हम सीकेंड मेथड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बहुत सारे मेथड्स पहले भी पढ़े हैं, और इस मेथड के अंदर हमें इनिशियली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो कि सोल्यूशन के नेबरहुड में ही पाए जाते हैं, और उन 2 पॉइंट्स को यूज करके विद द हेल्प ऑफ सीकेंड लाइन हम जो है ना वो नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। ओके, अब जरा हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, इससे पहले जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड था, रेगुलर फाल्सी मेथड था, और फिक्स्ड पॉइंट आइटरेटिव मेथड था, उसमें हमें क्या करना पड़ता था, हमें जो इंटरवल हम चूज करते थे ए से लेके बी तक, उस इंटरवल पर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी थी। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कोई इक्वेशन है और इसका हमने न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, हमने इस गिवन इंटरवल के अंदर इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स को यूज करते हुए सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है और उसके बाद फिर एफ ऑफ बी फाइंड करना है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो ऑपोजिट साइंस के साथ हमें मिल रही है, लेट्स सपोज ये प्लस में मिल रही है, प्लस समथिंग, और ये नेगेटिव समथिंग, ठीक है, डिफरेंट साइंस के साथ हमें मिल रही है, तो फिर हमें इस बात की कंफर्मेशन होती थी कि आया इस इंटरवल के अंदर हमारी इस इक्वेशन का न्यूमेरिकल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करते थे और हर एक स्टेप के ऊपर यूज करते थे। जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में हम इस गिवन इंटरवल को डिवाइड करते थे, और डिवाइड करने के बाद जो दरमियान में एक नया पॉइंट आता था, लेट्स सपोज ए से लेके बी तक इंटरवल है और दरमियान में एक पॉइंट सी आ गया है, हमने ये फर्स्ट आइट्रेशन में जो है ना वो मिड पॉइंट को यूज करके, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में हमने देखा था, अब यहाँ पे 2 इंटरवल बने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेकेंड आइट्रेशन में हम इस इंटरवल में भी चेक करते थे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी, और फिर एफ ऑफ बी भी चेक करते थे कि आया वो कौन सा इंटरवल है जिसके एंड पॉइंट्स के ऊपर हमें फंक्शन डिफरेंट साइंस के साथ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो जिस इंटरवल में डिफरेंट साइंस के साथ हमें वैल्यू मिल रही थी एंड पॉइंट्स पर इंटरवल के, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की कंडीशन अगर जिस इंटरवल पर सेटिस्फाई हो रही थी, फिर हम उस इंटरवल को कंसीडर करते थे। लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल मेथड्स में देखी हैं, लेकिन सीकेंड मेथड की एक खास बात यह है कि इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। सीकेंड मेथड में आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना कि किसी इंटरवल के अंदर आया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्म है जो इक्वेशन लिखी है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ऐसा आपने कुछ भी चेक नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर जरा इस पहले ग्राफ को हम देख लेते हैं। पहले ग्राफ के अंदर हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ साथ साथ ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसका ग्राफ हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये वो सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमें गिवन है। अच्छा, अब इस का जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो ये वाला पॉइंट है, ओके, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये वो पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, या इसके सराउंडिंग में हमारे पास कोई सोल्यूशन जो है ना वो हमें मिल सकता है जिसको हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, हम सेकंड मेथड में क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट्स चूज करते हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट ये है x0, इसको मैं कह देता हूँ, ओके, और एक पॉइंट ये है, इसको मैं x1 कह देता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के f ऑफ x0, ये जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें f ऑफ x0 देगा, f ऑफ x0, और यहाँ से फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें f ऑफ x1 मिलेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसने इनिशियल गेस को x1 और x2 कह दिया है, मैंने इसको x0 और x1 कह दिया, एक ही बात है। अच्छा, सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम कि इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हमने चूज किए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं वो हम दोनों को जो है ना वो इस तरह विद द हेल्प ऑफ सेकंड लाइन, आपको पता है कि कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको आप सेकंड लाइन कहते हैं, ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब ये जो सेकंड लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट को टच कर रही है वो हमारा नेक्स्ट जो है ना वो न्यूमेरिकल एस्टिमेशन ऑफ सोल्यूशन होगा। मतलब ये x2 इसको कहते हैं आप, x0 ये था, x1 और ये x2, ओके। अब ये हमारा पॉइंट आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर f ऑफ x2 हमें फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ x2। आप दोबारा से यहाँ से एक सेकंड लाइन ड्रॉ करें, ओके, दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर, तो अब ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये वाला है, मतलब ये x3 आ गया, ठीक है। तो आप जरा ऑब्जर्व करें कि पहले हमारे पास यहाँ पे x1 था, फिर ये x2, x3, अब ये एग्जैक्ट सोल्यूशन, ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है।
इसकी तरफ जो है ना हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मूव कर रहा है, जो जो हम जो है ना वो पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये हमने दो पॉइंट्स चूज किए हैं, x1 और x2। x1 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x2। ओके, अच्छा, ये हमारे पास एफ ऑफ x1 और ये एफ ऑफ x2, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसको आप सीकेंड लाइन कहते हैं। इसी वजह से इस मेथड का जो नाम है वो भी सीकेंड मेथड है, मतलब सीकेंड लाइन का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए इसके मेथड का नाम जो है वो रखा गया है। ओके, ये हमने सीकेंड लाइन जो कि रेड कलर में आपको नजर आ रही है ड्रॉ की है, और ये सीकेंड लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रही है वो हमारा नेक्स्ट एस्टीमेट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। ये हमारे पास x3 है। अब x3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ x3 पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा से आप एफ ऑफ x3 को ज्वाइन कर दें इस पॉइंट के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सीकेंड लाइन है वो इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच कर रही है। तो इस तरह से ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन था और ये जो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्यूशन है वो इस तरफ एग्जैक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये तो वो वाला केस है जिसमें हमने हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी एक साइड पर एक जो है ना वो इनिशियल गैस चूज किया और दूसरी साइड पर दूसरा इनिशियल गैस चूज किया। मतलब सॉल्यूशन की दोनों साइड पर हमने एक एक इनिशियल गैस चूज किया है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है सीकेंड मेथड के अंदर कि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन की एक ही साइड पर दोनों इनिशियल गैस चूज कर लें। ठीक है, ये दोनों केसेस जो है सीकेंड मेथड के अंदर डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, इस केस के अंदर हमने क्या किया कि ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन की राइट साइड पे x1 चूज किया और लेफ्ट साइड पे x2 चूज किया। मतलब सॉल्यूशन के दोनों साइड पर हम जो है ना वो एक एक जो है ना वो इनिशियल गैस चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर इंटरवल है 1 से लेके 3 तक और इस इंटरवल में हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास लेट्स सपोज 2 जो है वो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है 2। तो हम इस 2 की दोनों साइड पर मतलब लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी एक एक इनिशियल गैस चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीकेंड मेथड के अंदर 2 इनिशियल गैस चाहिए होते हैं। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर हमें पता है तो उसकी दोनों साइड पर हम एक एक जो है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जिसे आप इनिशियल गैस कहते हैं पहली इटरेशन में वो आप चूज कर सकते हैं। ये तो पहला केस था। दूसरी फिगर के अंदर ये बताया गया है कि आप लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इसके अंदर ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको नजर आ रहा है और ये एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो हमारा ये सोल्यूशन है। ठीक है, अब सोल्यूशन की राइट साइड पर मतलब सोल्यूशन की एक ही साइड पर हमने दो जो है ना वो सोल्यूशन इनिशियल गैस चूज कर लिए हैं, ये एक x1 है और दूसरा x2 है। अच्छा, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 और ये कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने से एक सीकेंड लाइन बनेगी और इस सीकेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। तो ये जो x3 है हमारा ये नेक्स्ट एस्टीमेट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से अगर आप गौर करें तो ये x1 है, ये x2 है, x3 है। अब x3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एफ ऑफ x3 होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारा ये जो सीकेंड लाइन होगी एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करेगी। तो इस तरह से ये जो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की दोनों साइड पर भी आप इनिशियल गैस चूज कर सकते हैं और किसी एक साइड पर भी आप इनिशियल गैस चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस सारी डिस्कशन की जो है ना वो कुछ फायदा हुआ होगा। अब जरा हम हैंड नोट्स को ओपन कर लेते हैं। ये सारा इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन भी हमने इसमें डिस्कस कर ली है इसकी। ओके, अब जरा आगे मूव करते हैं। इस फार्मूला को स्टूडेंट आपने याद रखना है या आप न्यूटन रेफसन मेथड का जो फार्मूला है उसको याद रखें और जो डिनोमिनेटर के अंदर एफ प्राइम ऑफ एक्स वाली टर्म है, एफ प्राइम ऑफ एक्स एन वाली टर्म है, उसको आप इस तरह से इस रेशो से रिप्लेस कर लें। तो यहीं तक आपने करना है। ये नीचे जो कुछ स्टेप्स हैं इनको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर अगर आप देखें तो ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए सीकेंड मेथड के लिए। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स एन जो है वो डज नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो फिर तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो फिर तो ये हमारे पास सीकेंड मेथड जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। आई मीन टू से कि कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए या आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं क्या है भाई,
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो कि आपसे क्विज़ेस में पूछी जा सकती हैं, उसको ज़रा मैं रीड आउट करता हूँ। इट इज़ एक्सपीरियंस दैट द सेकंड मेथड कन्वर्जेस रेदर क्विकली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस इफ द टू रूट्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कर्व। अच्छा, यहाँ पर उसने बता दिया है कि जो सेकंड मेथड है वो बहुत जल्दी जो है ना वो क्विकली कन्वर्ज करता है टुवर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो हमने फिगर में भी देख लिया था कि कितनी जल्दी से वो सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करता है। आप देखें ना ज़रा, हमारे पास यहाँ पे ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक इस साइड पर और एक दूसरी साइड पर, और एक सेकंड लाइन ड्रॉ करने से ये कितना जल्दी जो है ना x3 हमें मिल गया है। और x3 से जो अगला होगा हो सकता है वो इस सॉल्यूशन के बहुत करीब हो और वही हमारा फाइनल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो। अच्छा, दूसरा केस वो ये बात कर रहा है कि जो सेकंड मेथड है उसकी डाइवर्जेंस की भी पॉसिबिलिटी होती है, और वो बता दिया उसने कि जब सॉल्यूशन की एक ही साइड पर हम दोनों इनिशियल गेस लेंगे, मतलब इस फिगर की वो बात कर रहे हैं, इस फिगर की यहाँ पर सॉल्यूशन ये था और इसकी एक ही साइड पर हमने दोनों जो है ना वो इनिशियल गेस लिए x1 और x2, तो इस केसेस में डाइवर्जेंस पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इस केसेस में डाइवर्जेंस पॉसिबल नहीं है और कन्वर्जेंस जो है वो बहुत जल्दी होगी, क्विकली होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड मेथड, ये सेकंड होना चाहिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। द ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड मेथड इक्वल्स टू 1.68618, ये नंबर आपको याद होना चाहिए कि सेकंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, दैट इज 1.618, ये आपसे पूछा जा सकता है। Which shows that this method has the order of convergence slightly inferior that of Newton-Raphson method, कि Newton-Raphson method से ये अच्छा मेथड है, ठीक है। In this method, f of x is not required to change signs between the estimate, ये वो बात है जो मैंने आपको लिख के समझा दी है कि जिस तरह से प्रीवियस न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को चेक करते थे कि आया किसी इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हमने इनिशियल गेस चूज करने हैं और विद द हेल्प ऑफ सेकंड लाइन हमने जो है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट इज वेरी क्लोजली टुवर्ड एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ओके, मूव करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर फिगर अभी बनी है, इस फिगर से आपको उतना जल्दी समझ नहीं आएगा। मैंने आपको ये 2 अच्छी फिगर्स दिखा दी हैं इस न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक से, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों का आइडिया हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सम मोर डिस्क्रिप्शंस हैं, इसको भी ये भी आपके काम की नहीं है स्टूडेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है 1.618, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक नोट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, द सेकंड मेथड कन्वर्जेस फास्टर देन लीनियर एंड स्लोअर देन न्यूटन्स क्वाड्रेटिक, ये आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, do 3 iterations of secant method to find the root of this equation f of x is equal to x cube minus 3x plus 1 equal to 0, taking x naught is equal to 1 and x1 is equal to 0.5। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसमें आपने कोई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के बारे में चेक नहीं करना। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बता देता हूँ। हमारे पास जो फार्मूला है, ज़रा हम फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, xn, ओके, xn plus 1 is equal to xn minus, let me check the formula again, क्योंकि मुझे फार्मूला भूल गया है, जरा मैं देख लेता हूँ फार्मूला को। हमारे पास स्टूडेंट ये फार्मूला था इसका, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn, xn minus xn minus 1। ओके, यस, अब इस फार्मूला को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ज़रा आप देख लें। इस एग्जाम्पल में हमने इसी फार्मूला को स्टूडेंट यूज करने हैं। xn plus 1 is equal to xn minus f of xn into xn minus xn minus 1 divided by f of xn minus f of xn minus 1। ओके, ये हमारे पास जो है ये फार्मूला है सेकंड मेथड का। इसमें सबसे पहले यहाँ पर उसने n यूज़ किया है, आप इसको i भी लिख सकते हैं, xi plus 1 xi, तो n यूज़ किया है तो n भी सही है। ओके, सबसे पहले हम n की वैल्यू जो है ना वो 1 रख लेते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो x
2 हो जाएगा, 1 + 1 2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 इंटू x1 माइनस n 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आएगा, मतलब x नॉट आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी ऐसे ही एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट। तो ये फार्मूला बन गया फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। अच्छा, हमारे पास x नॉट और x1 गिवन है, तो सबसे पहले तो आप x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, x नॉट की वैल्यू पुट करें, फंक्शन को x1 के ऊपर फाइंड करें, फंक्शन को x नॉट के ऊपर फाइंड करें, और यहाँ पर भी x1 की वैल्यू पुट करेंगे। राइट साइड पे सारी वैल्यूज जो है ना आप पुट कर सकते हैं, कुछ गिवन है कुछ आपने फाइंड करनी है। जैसे कि एफ ऑफ x नॉट, ये उसने एफ ऑफ x नॉट फाइंड किया है जिसकी वैल्यू -1 आती है। उसके बाद एफ ऑफ x1 फाइंड किया है जिसकी वैल्यू -0.375 आती है, और उसके बाद आपने इस फार्मूला की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसने यूज़ की है। आप जो हमारे पास जो फार्मूला मैंने आपको बोला है याद करने को, आप वही याद करें, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करें, ठीक है। आप इसी फार्मूला को यूज़ करें और इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करें। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 0.5, यहाँ पे पुट की, माइनस एफ ऑफ x1 जो उसने फाइंड किया है वो है 0.375, और यहाँ पर x1 माइनस x नॉट मतलब 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 कितना है जी हमारे पास -0.375 माइनस एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस यहाँ -1 पुट कर दिया। अच्छा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो 0.2 आएगी, यहाँ पे उसने लिखी हुई है, आप जरा इसको देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो गया है कि हमने फार्मूला को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर उसने जो फार्मूला लिखा है उसने उस जो सेकंड मेथड का जो जनरल फार्मूला था जो उसने सिंप्लीफाई किया था उसको यूज़ किया। आप बेशक सिंप्लीफाइड फॉर्म ना यूज़ करें क्योंकि थोड़ा सा ये इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो फार्मूला मैंने आपको बोला था, हाईलाइट किया हुआ था नोट्स के अंदर, आप जरा उसी को यूज़ करें। ओके, इस फार्मूला में जब आप x2 फाइंड कर लेंगे तो आप इस फार्मूला के अंदर, ये जो फार्मूला मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, माइनस एफ ऑफ xn इंटू xn माइनस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1। तो इस फार्मूला में आप हमारे पास x2 तो आ गया ना, तो n की वैल्यू आप 3 पुट कर दें, मतलब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x3 आएगा ना। तो इस वजह से सेकंड आइटरेशन में आपने n की जगह पे 2 पुट करना है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे x3 हो जाएगा, राइट साइड पे x2 माइनस एफ ऑफ x2 इंटू x2 माइनस x, n की जगह 2 पुट करें, 2 माइनस 1 आएगा, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1। तो यहाँ पर x2 आपके पास आपने फाइंड कर लिया है स्टूडेंट, x1 आपके पास ये गिवन है। ओके, तो हर अगली आइट्रेशन में पिछली 2 आइट्रेशन में जो वैल्यू आएंगी उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 हमारे पास इनिशियल गेस थे ना, तो हर अगली आइट्रेशन में पिछली 2 वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है। अब हम x3 की बात कर रहे हैं तो x2 और x1 को हम यूज़ करेंगे। जब हमने x2 की बात की थी तो x1 और x0 को यूज़ किया था। ओके, तो इस फार्मूला में आपने वैल्यूज डायरेक्ट पुट करनी है स्टूडेंट और आपको आंसर मिलते जाएंगे। इसमें एज सच आपने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को चेक नहीं करना कि सोल्यूशन किसी इंटरवल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके, उसने x3 फाइंड किया, उसके बाद n3 जब उसने पुट किया तो x4 आ गया, x5 आ गया एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर उसने चेक कर लिया है कि x5 और x4 के रिजल्ट्स को माइनस करें और उनका मॉड ले लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.0004 आता है। मतलब ये 2 आइट्रेशन के दरमियान इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वजह से हम x5 को ही जो है ना वो फाइनल सोल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। आप x6 भी फाइंड कर सकते हैं, x7 भी फाइंड कर सकते हैं, और आखिरी 2 जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, जैसे कि अगर x6 और x7 की बात करें तो उनका अगर आप डिफरेंस लें और मॉड लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कितना एरर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। फाइंड द रूट ऑफ 2 cos hyperbolic x sin x is equal to 1 using the secant method with accuracy of 4 decimal point. Take 0.4 and 0.5 as the 2 starting values. उसने x0 और x1 की वैल्यू हमें दे दी है। उसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको सबसे पहले आप f of x is equal to 0 फॉर्म में लिखें तो 1 को आपको लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको f of x की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 cos hyperbolic x sin x minus 1 मिलेगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसने f of x लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद x0 और x1 आपके पास गिवन है, तो x0
पर फंक्शन की वैल्यू चेक करें, x1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद फार्मूले में n की जगह पे 1 पुट कर दें। ठीक है, फार्मूला में n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो दोबारा से चले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे उसने ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं और ना ही इसको यूज़ करें। आप जो हमारे पास जनरल फॉर्म है ना, उस जनरल फॉर्म का को यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है और उसके बाद उस जनरल फॉर्म के अंदर आपने हर आइट्रेशन में n की वैल्यू को चेंज करते जाना है, तो आपको नया फार्मूला हर आइट्रेशन में मिलता जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पता नहीं ये फॉर्म कौन सी लिखी है, आप इसको बेशक ना यूज़ करें। आप जो फार्मूला मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये जो फार्मूला बना है ना, ये वाले जो हर स्टेप के अंदर वो फार्मूला लिख रहा है, ये उधर से ही बना है। तो आपको अगर वो चीज़ बनाना नहीं आ रही तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस जनरल फार्मूला को ही यूज़ करें। ओके, n की जगह पे सबसे पहले 1 पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे x2 हो जाएगा, ये x1 माइनस f ऑफ x1 इंटू x1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। तो यहाँ पर x नॉट भी आपके पास गिवन है 0.4 है, x1 की वैल्यू 0.5 है, x नॉट और x1 के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें, f ऑफ x1 f ऑफ x नॉट, सारी वैल्यूज राइट साइड पे पुट करेंगे तो आपको x2 की वैल्यू जो है ना वो मिल जाएगी। और x2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट उसने यहाँ पे निकाली है 0.4661। उसके बाद आपने n की वैल्यू को जब 2 पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट किया था ना, जब 2 पुट करना है इस फार्मूला के अंदर तो लेफ्ट साइड पे x3 हो जाएगा, राइट साइड पे भी हमारे पास x2 और x1 की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जिसको आपने यूज करके यहाँ पे x3 फाइंड करना है, फिर x4 x5 जितना भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो इजीली हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकेंड मेथड की इस एग्जाम्पल का भी आइडिया हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर x4 तक हो गया है, आप x5 x6 इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जरा हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि सेकेंड मेथड और जो पहले वाले मेथड थे उनमें क्या फ़र्क है। ओके, एक तो ये है कि सेकेंड मेथड जो है बहुत जल्दी कन्वर्ज करता है, न्यूटन रेफसन मेथड से भी जल्दी कन्वर्ज करता है, क्योंकि इसमें हम 2 पॉइंट्स को लेके जो है ना वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लाइन। In second method, we do not check whether the root lies in between two successive approximates xn minus 1 and xn। ये वो बता रहा है कि सेकेंड मेथड के अंदर हम ये चेक नहीं करते कि आया xn माइनस 1 और xn के दरमियान सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है कि हम किसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन के वैल्यू फाइंड करने के बाद उनका साइन ऑब्जर्व नहीं करते इस मेथड के अंदर। ठीक है, दूसरे क्या है, दिस चेकिंग वाज इम्पोज्ड आफ्टर ईच आइट्रेशन इन रेगुलर फाल्सी मेथड। जैसे कि रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर या बाइसेक्शन मेथड के अंदर हम हर स्टेप के अंदर हर आइट्रेशन के अंदर चेक करते थे आया हमारे पास जो इंटरवल है उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जबकि सेकेंड मेथड के अंदर ऐसी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकेंड मेथड के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई स्टूडेंट। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे पॉइंट्स सारी वो बातें जो कि आपके लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं वो आपको बता दूं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड है वो है म्यूलर्स मेथड। म्यूलर मेथड के यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर उसके फार्मूलाज की डेरिवेशन भी है, ये आपके काम का नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उस एग्जाम्पल के अंदर हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे उसने डिवेल्प किए हैं। यहाँ पर इन फार्मूलाज की डेरिवेशन की हमने बात बिल्कुल नहीं करनी है और ना ही ये आपके काम का स्टूडेंट। ठीक है, मैं ज़रा इसका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको दे देता हूँ ताकि आपको म्यूलर्स मेथड के बारे में थोड़ा सा पता हो चल जाए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8, उसमें हम म्यूलर्स मेथड की जो इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसमें हम एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे। सो बाय द वे यहाँ पर लेक्चर 7 के अंदर ये मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसका जो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 में भी देखेंगे। इन म्यूलर्स मेथड f of x is equal to 0 is approximated by a second degree polynomial। अच्छा, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड है म्यूलर्स मेथड, इसमें जो f of x is equal to 0 फॉर्म है जो नॉन लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम विद द हेल्प ऑफ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल के जरिए अप्रोक्सीमेट करेंगे, दैट इज बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का ये मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट फिट्स थ्रू 3 पॉइंट्स इन द विसिनिटी ऑफ अ रूट। मतलब रूट के सराउंडिंग में हमने 3 इनिशियल गेस लेने हैं। ठीक है,
और उन 3 इनिशियल गेस को यूज करके हमने एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल जो है ना वो बनाना है, और उस सेकंड डिग्री पोलिनोमियल का फिर हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। The roots of this quadratic equation are then approximated to the roots of the equation f of x is equal to 0. This method is iterative in nature and does not require the evaluation of derivatives as in Newton-Raphson method. वो ये बता रहा है कि ये जो मेथड है ये आइटरेटिव है इन नेचर में, लेकिन इसमें डेरिवेटिव वाली टर्म हम एवेल्यूएट नहीं करते जैसा कि न्यूटन रफसन मेथड के अंदर था। फार्मूला अगर आप देखें न्यूटन रफसन मेथड का तो उसमें डिनोमिनेटर में एफ प्राइम ऑफ एक्स एन भी मौजूद था। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि म्यूलर्स मेथड के अंदर ऐसा हमने कोई एवेल्यूएशन नहीं करनी डेरिवेटिव्स की, ठीक है, जैसे कि न्यूटन रफसन मेथड के अंदर होता था। This method can also be used to determine both real and complex roots of f of x is equal to 0. इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े हैं उसमें सिर्फ हम रियल रूट्स की बात करते थे, जबकि म्यूलर्स मेथड के जरिए हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्म में जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उसका हम रियल के साथ साथ कम्प्लेक्स रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे उसने म्यूलर्स मेथड के हवाले से जो फार्मूलाज हैं उनको यहाँ पर जो है ना वो डिवेल्प किया है। ये सारे जो काम है ये फार्मूला को डिवेल्प करने के लिए किया गया है, जो कि आपका काम का नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम म्यूलर्स मेथड के हवाले से जो एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल है शायद, तो उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उन एग्जांपल के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं, जैसा कि ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर ये जो फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं ये मैं आपको बता दूंगा, आपने इनको याद करना है और इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके आप अगर पेपर में आपके म्यूलर्स मेथड के हवाले से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।